नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस विद संजय में। आज का टॉपिक है भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा जिसने ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत के बाद भारत की संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा जिसका निर्माण 1946 में हुआ, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग कब शुरू की गई। मतलब जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तो उसमें संविधान सभा की मांग कब शुरू की गई, और फिर उसके बाद देखेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार सदस्यों को चुना गया, किस प्रकार उनने कहाँ सदस्य निर्वाचित हुए थे। फिर संविधान सभा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, समस्या, मतलब संविधान निर्माण करने वाले लोगों के सामने क्या चुनौतियां थी, क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करते हुए एक संविधान का निर्माण करना था। इसके बाद उन समाधान के लिए, समाधानों से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि संविधान सभा ने चुनौतियों को समाप्त करने के लिए संविधान में किन प्रावधानों को शामिल किया। जैसे भारत के लोगों को अधिकार देने के लिए उनने भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल किए। इस प्रकार वह एक संविधान के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे संविधान सभा के प्रमुख अधिवेशन कैसे, मतलब इस प्रमुख अधिवेशन में हम देखेंगे कि प्रमुख समितियों में बैठकें किस प्रकार की, उसमें किन किन कार्य को कब कब किया गया, ये सारी चीजें देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 एक स्वराज विधेयक आया जो बाल गंगाधर तिलक लाए। उनने, मतलब उसमें डायरेक्टली रूप से ये नहीं बोला कि संविधान सभा चाहिए, लेकिन अगर अपन देखें तो संविधान सभा के संबंध में उल्लेख था। तो 1895 में एक विधेयक आया जिसका नाम था स्वराज विधेयक। लाया कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश भारत के अधीन भारत को अधिकार दिलाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक लाया, जिसका संबंध ये था कि एक सभा होगी जो भारतीयों के लिए अधिकारों का निर्माण करेगी। तो उसमें जो तथ्य थे उसका अंश अपन इस प्रकार देख सकते हैं कि बाद में जो संविधान सभा बनी उसने भी भारत के अधिकारों के लिए निर्माण किया। तो सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग में, ये डायरेक्ट इसमें संविधान सभा नहीं लिखा गया था, लेकिन जब अपन इसमें ट्रेस करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें साक्ष्यों को ढूंढते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पहला ऐसा दस्तावेज था जिसमें एक सभा या एक ऐसी समिति बनाने की बात कही गई जिसने भारतीयों के लिए कानून निर्माण की शुरुआत की। तो 1895 में विधेयक कौन सा था? स्वराज विधेयक। लाया कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगर अपन देखें तो 1922 में महात्मा गांधी, जो उनका एक साप्ताहिक पत्र था हरिजन, जो वो एक अखबार निकालते थे हरिजन, उसमें उनने औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात कही। संविधान सभा की तो पहले बाल गंगाधर तिलक ने कही 1895 में। 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका में अखबार में हरिजन में संविधान सभा के बारे में मांग की, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बन चुके थे और वो चाह रहे थे कि भारतीयों को अधिकार मिले और ब्रिटिश सत्ता यहां से जाए। इसके बाद अगर अपन बात करें, उसके बाद अगर मुख्य रूप से औपचारिक मांग, इसमें व्यक्तिगत रूप से मांग कर रहे हैं दोनों। 1895 में एक व्यक्ति ने बात की, 1822 में एक व्यक्ति ने बात की, लेकिन संगठन के रूप में बहुत सारे लोग मिलकर, कांग्रेस ने जब मिलकर सबसे पहले 1934 में बात की। 1934 में कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की औपचारिक मांग कही। मतलब 1934 में जो बंबई में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस में, उनने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे, उनने कहा कि हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। औपचारिक रूप से उन्होंने कहा कि हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, और कांग्रेस का उद्देश्य था भारत को आजाद कराना। तो कांग्रेस ने 1934 में बंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक मांग रखी किसकी? संविधान सभा की। उसके बाद 1936 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, 1934 बंबई, 1936 में जब लखनऊ में हुआ, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो 1936 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उनने संप्रभु संविधान सभा की मांग रखी। यहाँ पे ध्यान देना, संप्रभु संविधान सभा की मांग रखी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि हमें एक ऐसी संविधान सभा चाहिए जो खुद संप्रभु है, मतलब खुद डिसीजन ले,
खुद अपने अधिकारों की मांग करे, उसको जो चाहिए वो खुद डिसाइड करे, ब्रिटिश सत्ता के अधीन ना होकर वो किसके अधीन हो, भारतीयों के, मतलब भारतीयों के अधिकारी को भारतीय खुद करे। और सारी शक्तियां किसके पास हो, संविधान सभा के, मतलब संविधान सभा जब कानून का निर्माण कर रही है तो सारी शक्तियां संविधान सभा के पास होनी चाहिए। तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी, जो कैसी होगी, संप्रभु होगी, जिसकी शक्ति उसके पास स्वयं होंगी। इसके बाद अगर अपन देखें तो 1895, 1922, 1934, 1936 में और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न अखबारों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा भारत में लगातार संविधान सभा, भारत के लोगों को अधिकार देने की मांग चल रही थी। इन सब को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने, जब क्या हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार भारत की सहयोग चाह रही थी। तो भारत का सहयोग वो एक आधार पर ले सकती थी, भारतीयों को कुछ दे और उससे सहयोग प्राप्त करे। इसीलिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने लालच दिया। सबसे पहले उसने अगस्त प्रस्ताव ला 1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। उसमें कहा गया कि आपके लिए एक संविधान सभा दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी, युद्ध के बाद। लेकिन भारतीयों ने इसे यही से कहकर स्वीकार कर दिया कि हमें इस प्रकार का दान नहीं चाहिए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के फैल होने के 2 वर्ष बाद, अभी विश्व युद्ध जारी था, 2 वर्ष के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। यह भी विफल हो गया क्योंकि इसमें भी संविधान सभा को उस तरीके से नहीं मांग को स्वीकार किया गया था जिस तरीके से भारतीय चाह रहे थे। आपको याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव दोनों में ही संविधान सभा का ऑफर ब्रिटिश सरकार ने दिया था, लेकिन दोनों को ही भारतीयों ने नकार दिया था। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। आपको याद रखना है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें ब्रिटिश द्वारा भारत को संविधान सभा देने की बात कही गई और उसको भारतीय स्वीकार करते हैं। तो जो भारत में संविधान सभा का जो निर्माण होता है, गठन होता है, वो किस प्रस्ताव के द्वारा होता है, कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा 1946 में। तो भारत में 1946 में कैबिनेट प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को दिया था, उसको भारत सरकार, भारत की मतलब की जो राजनीतिक संस्थान है, उस राजनीतिक संस्था है जिसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में थी, वो स्वीकार करती है तथा उसके लिए निर्वाचन होता है। फिर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की मांग जब कैबिनेट मिशन के द्वारा या कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा जब स्वीकार कर ली गई, तो भारत में संविधान सभा का गठन का रास्ता क्लियर हो गया। मतलब अब भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो किस गठन के लिए जो बहुत सारे प्रावधान थे वो किसमें थे, कैबिनेट प्रस्ताव में थे। कैबिनेट प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार 1946 में लाई थी, उसमें 3 लोग थे। मतलब कैबिनेट प्रस्ताव जो एक अध्यादेश के रूप में, जो एक दस्तावेज के रूप में था, उसको लाने वाले 3 व्यक्ति थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। आपको याद रखने, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों ने एक प्रस्ताव लाया और उसमें बताया कि भारत में कैसे संविधान सभा का निर्माण होगा, वो संविधान सभा कैसे संविधान का निर्माण करेगी, उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, उसके प्रावधान क्या क्या हैं, इसकी जानकारी का, मतलब संविधान सभा के गठन की जानकारी कैबिनेट प्रस्ताव में दी गई थी। तो संविधान सभा ने, जब संविधान सभा ने शुरुआत में कार्य करना शुरू किया, उसके प्रावधान, उसके चुनाव, उसके सदस्य, उसकी बैठकें किस प्रकार होंगी, उसकी बात कहां लिखी गई, कैबिनेट प्रस्ताव में। कैबिनेट प्रस्ताव में जो 3 लोग थे, उसके बाद इसमें कैबिनेट प्रस्ताव में जो प्रमुख प्रावधान थे कि मतलब संविधान सभा के लिए लोगों को नियुक्त किया जाए, मतलब संविधान सभा के लिए लोगों को चुना जाना था, संविधान सभा के लोगों के लिए निर्वाचन किया जाना था। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत की प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट दी जाएगी। उससे पहले आप ये देखें कि ब्रिटिश प्रांत और देसी राज में भारत 2 प्रकार से बटा था। ब्रिटिश प्रांत जहां पर प्रत्यक्ष शासन था, मतलब जहां पे अंग्रेज प्रत्यक्ष शासन कर रहे थे उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और जहां पे राजा शासन कर रहे थे, भारत के राजा शासन कर रहे थे, इनसे भी कुछ संधियां थी ब्रिटेन की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो रहा था। तो देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत। तो भारत में प्रावधान था कि 10 लाख पर 1 सीट निर्वाचित होनी है। तो ब्रिटिश प्रांत में 296 सीट निर्वाचित हुई और देसी में 93। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांत में जो कैबिनेट प्रस्ताव है उसके आधार पर सारे काम किए गए, लेकिन देसी रियासतों में क्या हुआ कि राजा या उसकी जो मंत्री परिषद थी या जो भी सलाहकार थे उनने चुनकर भेजा। तो 296 कहां से आया, ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य कहां से आए, देसी रियासतों से। ये बात आपको याद रखनी है। कैबिनेट प्रस्ताव में प्रावधान क्या था कि कितने लाख पर एक सदस्य कितने लाख व्यक्तियों को चुना जाएगा, 10 लाख, है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखें, जब 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो लगभग 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, 15 सीटें अन्य ने जीती। मतलब जो सदस्य 10 लाख व्यक्तियों पर 1 सीट चुने जाने थे, जो 296 सदस्य चुने जाने थे, उनमें 208 किसने जीती, कांग्रेस ने।
उसमें 73 किसने जीती, मुस्लिम लीग ने, और 15 अन्य ने। जिस प्रकार अभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, भाजपा ने कुछ सीटें जीती, कांग्रेस कुछ जीती, कुछ अन्य दल भी जीते हैं, उसी प्रकार उस समय भी चुनाव हुए। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए, बस मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, आंशिक रूप से चुना गया, मतलब जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना, लेकिन चुनाव हुआ, व्यक्तियों को 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना गया। उसमें आपको याद रखना है कि जो 296 व्यक्ति चुन किया है, उनमें जो विभिन्न संप्रदाय थे, उनमें मुस्लिम भी थी, सिख भी थी और साधारण भी थे। और साधारण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब आ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना कौन कौन से 3 संप्रदायों के आधार पर ब्रिटिश प्रांत की सीट बांटी गई थी, मुस्लिम, सिख और साधारण। यहाँ पे हिंदू शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया गया। कौन कौन सी चीजें हैं, मुस्लिम, सिख और साधारण, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अपन देखेंगे कि संविधान सभा का जब गठन हो जाता है, संविधान सभा के लोगों को चुना जाता है। संविधान सभा वर्तमान की आप ये समझ लो कि संसद जिस प्रकार कानून को निर्माण करता है, तो उस प्रकार संसद चल रही है। तो उसका निर्वाचन कैसे हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो जो उसकी कुल सीटें कितनी थी, लगभग 389 लोग चुने गए। बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान की मांग के चक्कर में मुस्लिम अलग हो जाती है, तो इसकी संख्या घट के कितनी बनती है, 299। तो लगभग 299 लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया है। इसके बाद अपन देखें, जब संविधान सभा का निर्माण 1946 में हो जाता है, तो संविधान सभा क्या करेगी, संविधान सभा विभिन्न बैठकों के माध्यम से कानून का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, कानून का। लेकिन देश का संचालन भी करना है, देश का संचालन भी करना, देश के लिए योजना लाना है, देश के लिए कौन कौन सी पॉलिसी, देश के लिए कैसे कार्य किया जाना है, उसके लिए अंतरिम सरकार का व्यवस्था की गई। किसकी, अंतरिम सरकार की। तो आपको याद रखना है, पहले संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसके बाद संविधान आंतरिक सरकार का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मतलब अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बाद में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये आपको याद रखना है। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा, और संविधान सभा के गठन के बाद एक अंतरिम सरकार है, मतलब देश में कानून बनाने वाली संस्था भी काम कर रही है, देश का संचालन करने वाली अंतरिम सरकार भी काम कर रही है। लेकिन अब संविधान सभा जिसको एक राष्ट्र के लिए कानून बनाना है, एक ऐसा दस्तावेज बनाना है जो उसकी गुलामी में जो दिक्कत है उनको समाप्त कर सके, और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सके जिससे भारत एक महान राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र और अपना विकास कर सके। तो संविधान सभा को, मतलब कि एक ऐसा संविधान सभा को ऐसा कानूनी दस्तावेज या ऐसे संविधान बनाने की चुनौती थी जो भारत को एक महाशक्ति, भारत के विकास में सहायक हो सके। तो संविधान सभा के सामने विभिन्न चुनौतियां थी, मतलब संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, जिनमें से क्या, भारत जो गुलाम देश था उसके सभी नागरिकों को अधिकार देना, मतलब जब भारत ब्रिटिश सत्ता से आजाद होगा तो सभी व्यक्तियों के पास कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकारों की बात हुई है और उसमें जनसाधारण, आम जनता, मध्यम वर्ग के सभी लोगों ने भाग लिया। इसीलिए संविधान सभा की सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार को सभी लोगों को अधिकार दे। इसके बाद भारत का लगभग 90% व्यक्ति गरीब, अशिक्षा से जुड़ा हुआ था, मतलब भारत के लोग गरीब थे, शिक्षित नहीं थे, इसी के कारण वो ब्रिटिश सत्ता के गुलाम बने रहे। लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा तो गरीबी और अशिक्षा के प्रति लोग जागरूक हुए, उनको समझ में आया कि गरीबी के कारण ही अशिक्षा के कारण ही गरीबी, इनका अंतर संबंध है, और इनको दूर करने की, मतलब जो संविधान सभा है या संविधान सभा के बाद जो सरकार कार्य करेगी, उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो गरीबी और अशिक्षा को दूर करना होगा, तभी एक राष्ट्र अच्छा बन पाएगा। इसके बाद संविधान सभा के सामने चुनौती थी कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, भारत में विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, उनमें एकता कैसे बनाए रख सकें। इसलिए भारत में संविधान सभा ने ऐसे प्रावधान किए जिससे एकता बनी रहे और अनेकता भी बनी रहे, मतलब अल्पसंख्यक किसी धर्म, किसी जाति के साथ उसके अधिकारों को न कम किया जाए और साथ में उसकी एकता भी बनी रहे, ये इस बात का भी ध्यान रखा गया। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका संविधान सभा ने उचित रूप से प्रावधान किया। इसके बाद संविधान सभा के सामने चुनौती थी कि सभी को न्याय कैसे दिया जाए, क्योंकि भारत जब ब्रिटिश सत्ता का गुलाम था तो उस समय न्याय व्यवस्था से उन लोगों का विश्वास उठ चुका था, क्योंकि उस समय न्याय कौन कर रहे थे, अधिकारी कर रहे थे, और वो किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर न्याय करते थे, जहां से उन्हें पैसा मिला उस पक्ष में वो न्याय दे देते थे। इसलिए एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करनी जरूरी थी जो एक उदाहरण रूप में बन सके और सभी लोगों को न्याय दिला सके। इसके बाद एक भारत जो राष्ट्र, एक नया भारत जो आजाद हो रहा है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध,
विश्व के विभिन्न देशों से संबंध कैसे स्थापित करे। तो इन सभी चुनौतियों को समाधान करने के लिए संविधान सभा की कई बैठकें हुई, कई अधिवेशन हुए। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनके सामने जो समक्ष विभिन्न चुनौतियां मौजूद है उनका समाधान किया। अगर इनके समाधान की बात करें, एक एक समाधान की बात करें, अगर अपन देखें कि संविधान सभा ने कैसे संविधान में इन चुनौतियों का समाधान किया, तो सभी को अधिकार देने के लिए संविधान सभा ने संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। किसकी की? मौलिक अधिकारों की। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मतलब जिस संविधान, जब भारत देश आजाद हो रहा था तो उसके सामने जो चुनौती थी कि सभी को अधिकार दिया जाए, उस चुनौती का समाधान संविधान सभा ने क्या चीज किया? मौलिक अधिकार। मतलब अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लेके उसको भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल करके इस समस्या का समाधान कर दिया गया। तो भारत के लोगों को, सभी लोगों को अधिकार किससे मिल गया? मौलिक अधिकारों से। साथ में मौलिक अधिकार से अधिकार तो प्राप्त होते हैं, साथ में मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकारों की और व्यक्ति के अधिकारों को, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी होती है। इसके बाद आपको देखना है कि गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए भाग 4 में डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक का प्रावधान किया गया। मतलब संविधान सभा ने गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए सरकार को मतलब कि सरकार के लिए व्यवस्था की कि सरकार के कर्तव्य के रूप में डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए कि सरकार किस पर गरीबी का उन्मूलन करेगी, सरकार किस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा देगी, गरीब है ना, सरकार किस प्रकार गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करेगी, इन सारी कैसे सामाजिक संपत्ति की रक्षा करेगी, कैसे विभिन्न संस्थाओं को चलाएगी, इन सारी गरीबी और शिक्षा के दूर समाधान करने के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जोड़ गए। इसके बाद अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए भारत ने संसदीय शासन को अपनाया, जिसमें मजबूत केंद्र, जिसमें कौन था? मजबूत केंद्र, जो कनाडा से ले गया, मजबूत केंद्र। मतलब एकता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र मतलब जो केंद्र सरकार है उसको मजबूत, उसके लिए आपातकालीन प्रावधान किए गए, अधिकार दिए गए, आपातकालीन अधिकार। मतलब अगर भारत में एकता पे कहीं भी चोट पहुंचाई जाती है तो एक मजबूत केंद्र है, उसके बाद बहुत सारी शक्तियां हैं, वो आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यों को अपने अंडर में ले सकता है, वहां पे जो अनेकता को भंग करने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोक सकता है। तो भारत ने संसदीय प्रणाली कहां से ली? इंग्लैंड से। और मजबूत केंद्र की व्यवस्था उसने कनाडा से ली है। तो संविधान सभा ने इस जो अनेकता में एकता को बनाए रखने की चुनौती थी उसके प्रावधान को, उसको समाधान के लिए संसदीय शासन चुना, जिसमें एक मजबूत केंद्र रखा जो कनाडा से लिया, और आपातकालीन प्रावधान रखे जिससे अनेकता में एकता को भंग ना किया जा सके। इसके बाद सभी को न्याय देने की जो चुनौती थी या जो समस्या थी उसका समाधान स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में किया। भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट की जो सर्वोच्चता है उसकी व्यवस्था भी संविधान सभा ने संविधान में की है। भारत की न्यायपालिका बहुत न्यायपालिका है जो आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, आपको अधिकार देती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है, सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई। इसके बाद अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चुनौती, तो भारत जब ब्रिटिश सत्ता से आजाद हो रहा था तो उसके पास चुनौती थी कि वो किस प्रकार विभिन्न देशों से संबंध चलाएगा, किस प्रकार की विदेश नीति होती। तो इसमें प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत संप्रभु, भारत अपने हिसाब से, भारत जैसे चाहे उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करेगा, उस हिसाब से हमें संबंध बनाएगा, उस हिसाब से अपनी नीति करेगा। संविधान सभा ने प्रस्तावना लेकर भारत एक संप्रभु संपूर्ण संपन्न राष्ट्र है, वह अपनी विदेश नीति, अपने संबंधों को स्वयं निश्चित करेगा, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। अतः स्वतंत्र भारत में जो प्रस्तावना में साथ में ही भारत ने विश्व शांति की नीति अपनाई, उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व शांति की नीति अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्याख्यात किया और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए। तो जो संविधान सभा के सामने चुनौतियां थी उसके समाधान उसने अपने संविधान में शामिल किए। इस प्रकार से संविधान सभा ने अपने कार्य को पूर्ण किया। संविधान सभा ने विभिन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए फिर उसके बाद संविधान सभा ने विभिन्न कार्यविधि के माध्यम से, विभिन्न बैठकों अधिवेशन के माध्यम से कार्य किया, जिसमें कुछ प्रमुख अधिवेशन या प्रमुख जो बैठकें हुई उनके बारे में अपन देखते हैं। तो संविधान सभा ने एक प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
मतलब संविधान सभा जिसका गठन किससे, कैबिनेट प्रस्ताव से हुआ, जिसमें 289 सदस्य, 389 सदस्य थे, है ना। उसमें क्या हुआ, तो संविधान सभा गठन हो गया, सदस्य निर्वाचित हो गए, 10 लाख पे एक सदस्य को चुन लिया गया, अंतरिम सरकार में काम किया जाने लगा। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। कब बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को। आपको याद रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को। कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी। भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। तो संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। और उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में प्रस्तावना बनता है, मतलब जो भारत के संविधान में जो सबसे पहले आप प्रस्तावना देखते हैं, जो आप प्रस्तावना देखते हैं प्रेम्बल, उसको देखते हैं, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। और वह भारत में संविधान में किस रूप में शामिल है, प्रस्तावना में। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में शामिल होने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947। पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947। पेश कब हुआ था, 13 जनवरी 1946। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो पेश होने की तिथि है 13 दिसंबर 1946, पारित होने की तिथि है 22 जनवरी 1947। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है, फिर उसके बारे में जानकारी दी जाती है, फिर उस पर वाद विवाद होता है, फिर उसमें सुधार होता है, उसके बाद उसको पारित किया जाता है। तो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और शामिल किस रूप में हुआ, प्रस्तावना में। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं, वो शामिल है भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में। ये बात आपको याद रखनी है। तो विभिन्न बैठकों में इस अध्यक्ष चुन लिया गया, उपाध्यक्ष चुन लिया गया, सलाहकार चुन लिए गए, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब भारत के जो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तथ्य, आपातकालीन संबंध है, और बहुत सारे जो प्रावधान है, अनुच्छेद है, भाग है, इन सब के लिए विभिन्न संविधानों को संसद पढ़ने के लिए, विभिन्न शक्तियां देने के लिए विभिन्न समितियों ने मिलकर काम किया। संविधान में विभिन्न समितियां थी जिनके अध्यक्ष थे। उन समितियों ने मिलकर भारत के संविधान के कुछ भागों को चुनने के लिए तो काम किया और एक संपूर्ण संविधान का निर्माण किया। तो आइए अब अपन देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में ये जो बोर्ड पे लिखी प्रमुख समितियां थी, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों संबंधी परिवहन समिति। जिस संविधान में किस प्रावधान को शामिल किया जाए, किस देश के संविधान से शामिल किया जाए, इसका जो ड्राफ्ट तैयार होता था या जो जिस प्रकार के प्रावधान तैयार होते थे, उनको समितियां तैयार करती थी और वो संविधान सभा के समक्ष रखती थी। और उसमें सर्वसम्मति से उस चीज को शामिल किया जाना है, उसमें क्या सुधार किया जाना है, उसके आधार पर उसमें संविधान में शामिल किया जाता था या उसमें सुधार किया जाता था। तो समिति मुख्य रूप से उस चीज का ड्राफ्ट या उसका प्रारूप तैयार करती थी कि किस चीज को संविधान में शामिल करना है। और यही समितियां, जैसे प्रारूप समिति है तो उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, इसमें 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का कार्य था कि भारत के संविधान को कैसे डिजाइन किया जाए। तो भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का जो मुख्य भार था वो प्रारूप समिति था, जिसमें 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता, या आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है, भीमराव अंबेडकर को। तो भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति को। तो इस प्रारूप समिति ने तैयार किया 395 अनुच्छेद होंगे, 22 भाग होंगे और साथ में कितनी अनुसूचियां थी, 8। मतलब जो पुस्तक, संविधान की पुस्तक का ऊपरी ढांचा है और उसको किस प्रकार से डिवीजन या भाग में बांटा जाएगा, उसको तैयार करने का काम प्रारूप समिति का था, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने कार्य किया। और भारत के संविधान का प्रारूप 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची के रूप में निश्चित किया। इसके बाद संघ शक्ति समिति, मतलब जो केंद्र सरकार या संघ को जो शक्तियां देनी है उसके बारे में जो समिति थी, वो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इन्होंने
विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके संघ शक्ति के बारे में अवलोकन किया और उस प्रावधान को शामिल करने के लिए जो प्रावधान थे वो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। उस पर बाद में संविधान सभा ने कार्यवाही की। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। इसके बाद अगर देखें प्रांतीय संविधान समिति, राज्य से संबंधित जो समिति थी, राज्यों को किस प्रकार अधिकार दिए जाए, राज्यों को केंद्र से कितनी शक्तियां कम दी जाए, किस प्रकार से उनके अधिकारों को बचाव की जाए, किस प्रकार से उनकी रक्षा की जाए, किस प्रकार से बांटा जाए, इसकी प्रांतीय संविधान समिति मतलब राज्य से संबंधित जो प्रावधान थे उसको कौन देख रहे थे, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे समिति की, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इनने क्या कार्य किया कि राज्यों को किस प्रकार से शक्तियां पावर्स दी जाए। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार की बात भी डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति कर रही थी, जिसका नाम था मूल अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उनने मूल अधिकारों को कैसे शामिल किया जाए, अल्पसंख्यक जो पर उस समय मुस्लिम हो सकते थे उनको कैसे अधिकार दिया जाए। तो इन समितियों के कार्य के आधार पर ही संविधान का निर्माण हुआ। वाली समिति के बाद 6वें नंबर की समिति प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति या उसको झंडा समिति बोलते हैं। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना है, वो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। वो इन 3 समितियों के अध्यक्ष के साथ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन 3 समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। मतलब झंडा कैसे निश्चित किया जाए, किस आकार का हो, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया मतलब कि संविधान सभा की बैठक कैसे हो, किस प्रकार से पारित किया जाए, किस प्रकार से पेश किया जाए। जैसे संसद को संचालित किया जा सकता है केंद्र प्रक्रिया से, उसी प्रकार संविधान सभा को भी किया जा रहा था। उस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और संचालन समिति की अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। आपको याद रखना कि झंडा समिति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे, उसने 22 जुलाई 1947 में झंडा को स्वीकार किया था। मतलब जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा बोलते हैं, वो भारत ने कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947। इसके बाद मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। आपको याद रखना है मूल अधिकार समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन जो उप समिति है उसके कौन है, जेबी कृपलानी। इसके बाद 10वें नंबर की सदन समिति, मतलब सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। आपको यह बात याद रखनी है। तो अपन देखें तो संविधान सभा है जो संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से जो संविधान सभा का निर्माण किया, या भारतीय संविधान सभा ने संविधान की विभिन्न समितियों के द्वारा संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा की सबसे एक खास बात यह थी कि जो भी प्रस्ताव है या जो भी प्रावधान है वो सर्वसम्मति से किए जाते थे, उसमें कोई वोटिंग नहीं होती थी। संविधान सभा में किसी भी मुद्दे पर वोटिंग ना होकर उसमें सर्वसम्मति बनी। जो सुधार करनी है उसमें सर्वसम्मति वोटिंग नहीं बनी। तो वोटिंग में समस्या यह होती कि जिस वोट में मतलब ज्यादा वोट होते, जो वोट ना देते उनके मन में खटास आ सकती थी। तो भारतीय संविधान ने एक ऐसे संविधान के निर्माण की जो राष्ट्र के निर्माण में, उसके भविष्य में, उसके विकास में बहुत अच्छे से शामिल हुआ। और भारतीय संविधान की संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया वो एक लचीला और कठोर संविधान है जिसमें समय के साथ बदलाव किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।